यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो बीपीएससी का यहाँ पर केजीएस का टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। टेस्ट नंबर यहाँ पर 19 रहेगा इसका, है ना। 19 नंबर टेस्ट यहाँ पर ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 19 नंबर ओवरऑल जो टेस्ट चल रहा है, जैसे कि 1 से स्टार्ट हुआ था 19 नंबर तक, राइट। और जो अगर फुल लेंथ के हिसाब से देखेंगे, फुल लेंथ के हिसाब से आपका 500 पेपर है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे, जैसे कि हम लोग अभी जितने पेपर देखते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा है, ठीक है। तो पार्ट 1 करेंगे, उसके बाद पार्ट 2 को करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से पहले नंबर क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ से, भारतीय ध्वज संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, यह प्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग या उपयोग की जो मेरी रोकथाम अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान का जो अमर अपमान है रोकथाम अधिनियम 1971 के प्रावधानों में समेकित करता है, ठीक है। पहली बात यहाँ से करेक्ट होगी, पहली बात एकदम सही बोला है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो ध्वज है संहिता 2002 राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन से संबंधित जो नियम है, प्रथाएं, उसको निर्देशों को एकीकृत करता है। और ये चिन्ह और नाम अनुचित उपयोग की यहाँ पर रोकथाम अधिनियम 1950 तथा राष्ट्रीय सम्मान अपमान जो निवारण अधिनियम 1971 है उसके प्रावधानों के साथ अन्य परंपराओं की जो दिशा निर्देश उसको भी यहाँ पर सम्मिलित करता है। पहली बात सही हो जाएगी। दूसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज के प्रति किसी प्रकार का सार्वजनिक अपमान दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सजा का जुर्माना दोनों हो सकते हैं। न्यूनतम 7 वर्ष की सजा या जुर्माना, है ना, दोनों यहाँ पर हो सकता है। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रीय सम्मान अपमान जो हमारा निवारण अधिनियम 1971 इसकी धारा 2 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की जो प्रति किसी प्रकार के यहाँ पर जो सार्वजनिक रूप से किया गया अपमान कार जो मांगा होगा वो दंडनीय अपराध माना जाएगा, जिसके लिए अधिकतम 3 वर्ष तक यहाँ पर कारावास का या जुर्माना दोनों यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। सजा का जो हमारा न्यूनतम है वो 7 वर्ष नहीं होगा, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, 3 वर्ष होगा। तीसरी बात, राष्ट्रीय ध्वज की जो हमारी लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 2:3 होना चाहिए। थर्ड बात क्या है, थर्ड बात हमारी गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका रेशियो 3:2 होना चाहिए, 3:2 यहाँ पर, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा पहले का ए बात यहाँ से सही, केवल 1। क्वेश्चन 2, भारत के संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला बोला है अनुच्छेद 20, ठीक है। आर्टिकल 20 हमारा क्या है, जो हमारे अभियुक्त हैं उसके व्यक्ति को मनमाने एवं अत्यधिक जो दंड है उसे संरक्षण देना, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी जो है ये यहाँ पे क्या बोला, अभियुक्त दंड मनमाने दंड संरक्षण कर, पहली बात सही बोला है, ठीक है। दूसरी बात, अनुच्छेद 19 संघ यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है। जो हमारा यहाँ से हो जाएगा इसका, जो संघ सहकारी हमारी समितियां बनाने का अधिकार रहता है, एकदम करेक्ट है, संघ यूनियन या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। तीसरा, अनुच्छेद 22 ये निवारक निरोध के अंतर्गत हिरासत में लिए गए जो व्यक्ति इसको संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा इसका स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये निवारक निरोध जो के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति उसके संरक्षण प्रदान करेगा। तीनों बातें करेक्ट हैं। तो कितना है, देखो यहाँ पर 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, केवल 3। यहाँ पर केवल 3 का मतलब ये नहीं कि केवल ये वाला 3, इसकी 3 की बात नहीं कर रहा है, ये 3 की बात कर रहा है, 3 स्टेटमेंट की, है ना। यहाँ पे पूरे स्टेटमेंट ले रहा है, केवल 1 स्टेटमेंट, केवल 2 स्टेटमेंट, केवल 3 स्टेटमेंट, ठीक है। तो याद रखना है यहाँ पर अगर इससे कोई बात होती है तो यहाँ पर तीसरा केवल 3 नहीं है, केवल 3 आपका तीनों स्टेटमेंट की बात कर रही है, ठीक है। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक सिद्धांत भारत के संविधान के भाग 4 के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। जो भारत के जो संविधान है उसके जो हमारा नीति निर्देशक के भाग 4 के अंतर्गत जो नहीं आएंगे वो हो जाएंगे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लोक सेवा के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, हिंदी जो भाषा है उसके प्रसार और विकास को बढ़ावा देगा, ठीक है। कौन संघ, ये भी बात हमारी करेक्ट हो जाएगी, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 351 है ये केंद्र सरकार को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर उसका विकास करने के लिए निर्देश देता है, ठीक है। 351 आर्टिकल में ये बात बताई गई है। थर्ड बात, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि द्वारा अधिकृत तरीके से वंचित किया जा सकता है। थर्ड क्या होगा, थर्ड बात हमारी जो आर्टिकल 300A है, ठीक है, इसमें ये कहता है कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। संपत्ति का अधिकार या हमारा भाग जो 12 है उसमें स्थित है, याद रखना है। आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का डी, सभी उत्तर यहाँ से इसके करेक्ट हैं, तीनों बातें। क्वेश्चन नंबर 4, वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन गलत है, ठीक है, देखते हैं इसमें। संविधान का अनुच्छेद 280 एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात इसके यहाँ से जो है
करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एकदम करेक्ट है। हमारा जो आर्टिकल है वित्त आयोग का, ये हमारे 280 में, और एक अर्धन्यायिक हमारी जो रूप में काम करेगा, इसकी स्थापना का प्रावधान होगा। ठीक है, तो ये बात पूरी हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात देखते हैं यहाँ से। इसमें बोला है वित्त आयोग का गठन संसद द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार से पहले किया जाता है। सेकंड बात क्या होगी, अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग जो हमारा है, ये जो इसका गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये संसद द्वारा नहीं किया जाता। ये बोला संसद द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में, गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो गलत हो गया। तीसरी बात, वित्त आयोग की जो हमारी सिफारिश है, इसकी सलाहकारी क्या होती है, बाध्यकारी प्रकृति की होती है और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। ये बात करेक्ट है। आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। डी क्या होगा, डी स्टेटमेंट में से ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा ओनली बी नंबर स्टेटमेंट गलत है, बाकी आपके सब सही है। जो डी नंबर स्टेटमेंट है, ये आर्टिकल कौन सा होगा, आर्टिकल 281 के अनुसार वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में समझ रखता है। ठीक है, 281 में जो हमारा पूछा गलत कौन सा है, तो बी स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ना कि संसद द्वारा, तो गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 5वां नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अनुच्छेद 344(1) आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगतिशील उपयोग की सिफारिश करने हेतु एक आयोग का प्रावधान करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से जो 5वीं इसका करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल जो हमारा 344 इसका 1 है ना, इसका 1 के अनुसार जो हमारे संविधान है उसके प्रारंभ में होने से 5 वर्षों के बाद उसके पश्चात प्रत्येक 10 वर्षों के राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो हिंदी जो हमारी भाषा है उसके क्रमिक उपयोग को यहाँ पर बढ़ावा देने के लिए सिफारिश करेगा। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी। दूसरी बात, संविधान अपनाने के बाद 8वीं सूची में जोड़ी जाने वाली पहली भाषा कोंकणी थी। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहली भाषा सिंधी थी। ठीक है, जिसे 1967 में 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली के साथ यहाँ पर बाद में 1992 में 71वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। सेकंड बात गलत हो गई। तीसरी बात, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 2004 में एक संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 8वीं सूची में जोड़ा गया था। आपको मैंने बात बताई, ठीक है, करेक्ट थी। चौथी, पाहवा और सीताकांत महापात्र समिति के 8वीं सूची के भाषाओं में शामिल करने के लिए यहाँ पर मानदंड विकसित किए थे। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। आंसर क्या होगा, सिर्फ यहाँ पर दूसरी बात गलत थी। पूछे कितने गलत है, केवल हमारा 2 गलत है, यहाँ पर होगा आंसर। अच्छा, यहाँ पर 2 नहीं दे रखा है। चौथा क्या था, चौथा तो स्टेटमेंट यहाँ से सही दिख रहा है। यहाँ पे जो चौथा स्टेटमेंट एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। चौथा बोला है कि सीमाकांत महापात्र समिति में 8वीं सूची की भाषाओं को शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक मानदंड विकसित किए गए थे। तो हालांकि दोनों में से कोई भी समिति समावेशन के लिए निश्चित या अच्छा, यहाँ पर देखो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो पाहवा और सीमाकांत हमारी महापात्र समिति है 8वीं सूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए सफलतापूर्वक मानदंड विकसित नहीं कर पाई थी। ये हमारा पॉइंट यहाँ से गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी इसकी समिति समावेशन के लिए निश्चित सर्वमान मानदंड सफलतापूर्वक विकसित नहीं कर पाई थी और मानदंडों को जो मुद्दा था अभी उनके अनुसार यहाँ पर अलसुलझा था, मतलब सुलझा नहीं पाए थे और अक्सर निर्णय निश्चित मानकों के बजाय यहाँ पर राजनीतिक सांस्कृतिक विचारों पर आधारित होते थे। ठीक है, तो ये हमारा जो इसका शामिल करने के सफलतापूर्वक मानदंड विकसित नहीं कर पाए थे, तो ये गलत होगा। और कौन सा गलत था, एक हमारा अगस्त से गलत था, सेकंड वाला। तो 2 और 4 गलत हैं। ठीक है, पहला और तीसरा यहाँ से करेक्ट है। राइट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ से, सफलतापूर्वक यहाँ पर मानदंड विकसित किए थे तो विकसित नहीं कर पाए थे। तो 1 और 3 सही है और 2 और 4 गलत है। गलत पूछा तो 2 और 4 सी यहाँ से इसका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, ध्यान से देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा से महिलाओं की 1/3 सीटें आरक्षित करता है। आंसर हो जाएगा छठे का यहाँ से, ये 106वां संविधान संशोधन जो है 2023। ठीक है, जिसे महिला आरक्षण अधिनियम या नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम उसके रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है। ये निवार करता है कि यहाँ पर जो लोकसभा है, राज्य विधानसभा, उससे दिल्ली विधानसभा में सभी सीटों में से 1/3 या 33% जो महिला होती है उसके लिए आरक्षण होंगी, जिसमें अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, ST और उनका पहले से आवंटित सीटें शामिल होंगी। ठीक है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से छठे का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसके पास दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के रूप में नियुक्त करने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा 7वें का से, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली के जो हमारे अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की सीट को लेकर यहाँ पर नियुक्त करने का अधिकार देता है। ठीक है, तो आंसर 7th का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 8वां, निम्नलिखित में से किस समिति ने पेशा अधिनियम एक्ट लागू करने की सिफारिश की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का आंसर डी, ये भूरिया समिति ने। ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया समिति का गठन विशेष रूप से 73वें संविधान संशोधन प्रावधानों को जो अनुसूचित क्षेत्रों को विस्तारित करने के लिए यहाँ पर जांच के लिए किया गया था, क्योंकि इन क्षेत्रों में शुरू में जो मैंने अनुच्छेद हैं 243M के अंतर्गत बाहर रखा गया था इसमें, और बाद में 1995 में समिति की सिफारिश के अनुसार इस क्षेत्रों को आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए निर्णय दिया गया था। तो आंसर से भूरिया समिति डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेशा समिति की जो सिफारिश को लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें शामिल होते कौन कौन? ठीक है, आंसर हो जाएगा जो हमारा एक क्या है, CVC जो हमारी है एक बहुउद्देशीय या बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अध्यक्ष है ना, और अधिकतम यहाँ पर 2 सतर्कता आयुक्त यहाँ पर हो सकते हैं जो सदस्य होते हैं वो। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 9वें का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर, एक अध्यक्ष और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त यहाँ पर जिसको सदस्य बोलते हैं ये हो सकते हैं। तो 9वें का यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धाराओं के प्रावधानों के विचार करना है। धारा 10 है ना, देखते हैं इसको। धारा 10 है जो हमारी विधान परिषद उसमें सीटों का आवंटन करना। ठीक है, पहला क्या होगा, तो यहाँ से देखो मैच करेंगे, इसको मैच करना बोला है ना, अच्छा कौन सा सुमेलित है ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो धारा 10 हमारा विधान परिषदों की जो है सीटें इनका आवंटन करना। पहली बात हमारे यहाँ से क्या होगी, एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जनप्रतिनिधि 1950 की धारा 10 थी विधान परिषद में सीटों को आवंटन से संबंधित है। यहाँ से विधानसभा दे सकता है, आपको ध्यान रखना है, की पॉइंट। धारा 17 किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकरण नहीं करना होगा, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरी बात, धारा 20 समान निवासी का अर्थ होता है, मतलब जहाँ पर समान निवासी होगी उसका यहाँ पर अर्थ होगा, मतलब यहाँ पर मतदाता सूची के जो प्रयोजक होगा उसके लिए यहाँ पर, ठीक है, उस अर्थ को परिभाषित करता है। धारा 21 निर्वाचक नामावली तैयार करना और पुनरीक्षण करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। चारों बातें सही है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 11 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके प्रावधानों में भाग का और भाग खा को राज्यों के बीच अंतर को समाप्त कर दिया गया था और भाग गा को यहाँ पर राज्यों को भंग कर दिया गया था। तो पहला क्या होगा, 11वें के आंसर जो पहला स्टेटमेंट होगा हमारा ये करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1956 की जहाँ पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम था उसके भारतीय राज्यों को भाषाई आधार पर यहाँ पर पुनर्गठन किया गया था, जिससे 1950 के संविधान के द्वारा परिभाषित भाग का और भाग खा और भाग गा के राज्यों के रूप में वर्गीकरण समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। दूसरी बात, इसने देश के 6 क्षेत्रों में विभाजित किया, जिसमें से क्या है प्रत्येक एक क्षेत्रीय परिषद थी। ठीक है, सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम था 1956 ये देश के 5 क्षेत्रीय परिषदों में विभाजित किया गया था और केंद्रीय गृह मंत्री को प्रत्येक जो हमारी परिषद उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से 6 में नहीं किया गया था, तो 5 में किया गया, तो गलत हो जाएगी। पहला सही, दूसरा गलत है। तीसरी बात, इसने बॉम्बे राज्य में लक्षद्वीप में निकाय और अमन द्वीप समूह का एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से इसकी गलत है, क्योंकि इस अधिनियम ने लक्षद्वीप में निकाय और अमन द्वीप को यहाँ पर मद्रास राज्य, बॉम्बे राज्य नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इससे अलग करने के लिए यहाँ पर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, ठीक, गलत हो जाएगा। आंसर ओनली 1 करेक्ट है, तो ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसके पास राज्य में विधान परिषद के गठन के समाप्त करने का अधिकार होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का, यहाँ से डी संसद के पास होता है वो। ठीक है, किसके पास होता है, संसद के पास। भारतीय संविधान का अधिनियम 169 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए समाप्त करने के अधिकार जो होगा भारत के संसद के पास होगा। हालांकि संसद द्वारा कोई कार्रवाई को लेकर यहाँ पर विशेष जो राज्य है वो विधानसभा से विशेष बहुमत को लेकर, अर्थात कुल सदस्यों के बहुमत से उपस्थित मतदान करने वाले जो हैं कम से कम 2 तिहाई जो होते हैं उसके सदस्यों के बहुमत को लेकर यहाँ पर समाप्त करने के प्रस्ताव को पारित करेगा। तो क्या होगा, 12वें का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से भारत के किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं किया था? आंसर हो जाएगा 13 का सी चंद्रशेखर। ठीक है,
मोरारजी देसाई 1952 से 1956 तक बॉम्बे राज्य के यहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे थे, गलत हो गया। ठीक है। विश्वनाथ प्रताप सिंह यहाँ पर ये जो थे 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। ठीक है। और 1980 में कुछ समय के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, गलत हो गया। एच डी देवगौड़ा जो है ये प्रधानमंत्री बनने से ठीक पहले 1994 से 96 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। तो याद रखना है चंद्रशेखर यहाँ पर नहीं थे। ठीक है। तो चंद्रशेखर 10 नवंबर से 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे थे, मुख्यमंत्री कभी नहीं रहेंगे। क्वेश्चन 14, भारतीय संविधान के अंतर्गत एक नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यदि राज्यसभा अपने कुल सदस्यों से 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करती है तो संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा प्रस्ताव उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्यों को 2/3 द्वारा समर्थित होना चाहिए, ना कि यहाँ पर कुल सदस्यता का। तो पहला बात गलत हो गया। दूसरा, इस संबंध में राज्यसभा की विशेष शक्ति का उद्देश्य भारतीय संघीय ढांचे को राज्यों के हितों की रक्षा करना। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा की ये विशेष भूमिका कि यहाँ पर संघीय जो सिद्धांत है उसको दर्शाती है, जिसके अंतर्गत उसके केंद्र और राज्यों के दोनों के यहाँ पर जो प्रभावित करने वाली अखिल भारतीय सेवाओं को राजाओं की जो अखिल भारतीय जो हमारे राज्य हैं उसको भी अपने आप आवाज रखने का अधिकार दिया जाता है। तो सेकंड बात करेक्ट है और पहली बात यहाँ से इसकी 14 की गलत होगी। आंसर पूछा सही कौन सा है, तो केवल 2, बी यहाँ से 14 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 15, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की याचिकाओं पर न्यायालय आमतौर पर जनहित याचिका पीआईएल के रूप में विचार नहीं करता है? आंसर हो जाएगा 15 का, जो विचार नहीं करता है ये सी, मकान मालिक किराएदारों के विवाद से संबंधित याचिका है। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, यहाँ पर जनहित याचिका जो है इसके रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। एक तो यहाँ पर मकान मालिक किराएदार के मामले में ये भी पॉइंट लिख सकते हो, और दूसरा इसमें नहीं कर सकते सेवा संबंधी मामले तथा पेंशन जो हमारी जो ग्रेच्युटी होती है उससे संबंधित। ठीक है। तीसरी बात यहाँ से सरकारी विभागों के विरुद्ध यहाँ पर जो शिकायतें उसको लेकर के, और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश को लेकर के, और अदालतों में लंबित जो मामले उसकी शीघ्र सुनवाई की मांग को लेकर के। तो ये सब 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से लिखनी है, किसमें यहाँ पर पीआईएल के रूप में विचार नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी आपके यहाँ पे सभी में कर सकते हैं। एक पॉइंट बना के लिखना है कि कौन से यहाँ पर इसमें विचार नहीं कर सकते और किसमें कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, आंसर हो जाएगा 15 का सी। क्वेश्चन 16 नंबर, सोचिएगा सूची 2 पर विचार करना, परिमाण और यहाँ पर विमित सूत्र। ठीक है, देखते हैं इसको परिमाण को। आयतन का सही विमित सूत्र हमारा होता है, आयतन का हो जाएगा M0L3T0, M0L3 और L3T0, इसमें हो जाएगा तीसरे में। ठीक है, आगे वेग का क्या होगा? वेग का होता है आपका M0L1 T-1 है ना, T-1 L0 T-1 M0L1 T-1 यहाँ पे ये त्वरण का क्या होगा? त्वरण का विमित सूत्र होगा M0L1 T-2 की तरह ऊपर ही है। ठीक है, घनत्व क्या होगा? घनत्व का होगा M1L-3 और T0। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से जो मैच करा है 16 का डी। आगे क्वेश्चन 17 देखते हैं। 17 है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण से उत्पन्न वर्णक्रमीय जो हमारी रेखा होती है उसकी तरंग दर की गणना किस सूत्र से यहाँ पर की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूज की जाती है ये रिडबर्ग जो सूत्र है उससे की जाएगी। ठीक है, रिडबर्ग सूत्र का उपयोग परमाणु भौतिकी में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तरों के बीच जो हमारे संक्रमण होते हैं उसके दौरान उत्सर्जित या अवशोषित हमारे वर्णक्रमीय रेखाएं उसके तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति की गणना करके यहाँ पर किया जाता है। इसका यह बाल्मर श्रेणी का एक सामान्यीकृत रूप है, और हाइड्रोजन के सभी यहाँ पर जो वर्णक्रमीय श्रेणी है उसमें ये सूत्र दिखाया जाता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका ये बी आंसर इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव यकृत का कार्य नहीं है? आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ से करेक्ट आंसर, यहाँ से 18 का डी, इंसुलिन का उत्पादन। ठीक है, इंसुलिन का उत्पादन यकृत का कार्य नहीं है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय की जो बीटा कोशिका है उसका द्वारा होता है, ये यकृत द्वारा नहीं होता, इसलिए यहाँ पर ये यकृत का काम नहीं है। तो आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 19, समजातीय पुनः संयोजन के दौरान हॉलिडे एम्पर जंक्शन जो है उसको हाल ही में जो उसको हल करने के लिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का सी, यहाँ पे होता है ये RUVC, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का। क्वेश्चन 20 है, कवक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अधिकांश कवक विषमपोषी होते हैं और मृत
जीवों से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का अवशोषित करते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरी बात, कवक केवल लैंगिक प्रजनन द्वारा ही प्रजनन करते हैं। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि कवक लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से यहाँ पर प्रजनन कर सकते हैं। सेकंड बात करेक्ट है। तीसरी बात, अधिकांश कवकों की शारीरिक संरचना तंतुमय होती है। तीसरी बात करेक्ट हो जाएगी। आंसर पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो 1 3 सही है, तो आंसर हो जाएगा आंसर सी सही पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा 21 का यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा ये बी, ग्रेफाइट इसका करेक्ट आंसर। ग्रेफाइट का उपयोग आमतौर पर परमाणु रिएक्टरों में जो मंदक के रूप में यहाँ पर काम किया जाता है। इसके कार्बन पर जो टकराव होते हैं उसके दौरान न्यूट्रॉनों की गति धीमी कर देते हैं और यहाँ पर अवशोषित कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, ये श्रृंखला अभिक्रियाओं को बनाए रखने में प्रभावी होती है। 22, पोषक चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। गैसीय पोषक चक्र जो नाइट्रोजन और कार्बन में उनका मुख्य स्रोत वायुमंडल से होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, औषधि पोषक तत्व जैसे फास्फोरस और सल्फर में इनका भंडारण पृथ्वी की सतह या भूपर्वती से होता है। सेकेंड बात ये भी करेक्ट है। तीसरी बात, मिट्टी, नमी, पीएच और तापमान पोषक तत्वों को उत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, भंडार, अंतर्वाह और बहिर्वाह के में अंतर की जो भरपाई होती है वो करके यहाँ पर पोषक तत्वों के स्तर को संतुलित किया जाता है। चौथी बात भी यहाँ से करेक्ट है। चारों बात सही है। 22 का आंसर 1 2 3 4 सभी सही है, डी। 23 नंबर, मानव मेटान्यूमोवायरस के संबंध में आपको विचार करना है। ये न्यूमोविरिडे परिवार से संबंधित है। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट 23 का यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, इसकी पहली बार पहचान 2001 में हुई थी। ठीक है, सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि पहली बार यहाँ पर 2001 में नीदरलैंड में बर्नाडेट के द्वारा यहाँ पर देखा गया था। हाल ही में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने HMPV के लिए WHO द्वारा अनुमोदित एक टीका विकसित किया है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से हमारी तीसरी बात यहाँ से हमारी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेटान्यूमोवायरस के लिए या कोई स्वीकृत व्यावसायिक रूप से उपलब्ध वैक्सीन नहीं है ना, गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। क्वेश्चन 24, बॉयल के नियम के अनुसार निम्नलिखित पर विचार करना है। यदि तापमान स्थिर है तो एक नियत दाब द्रव्यमान वाली गैस का दाब क्या होगा? ठीक है, इसका दाब होगा, जो आंसर हो जाएगा बी, इसके आयतन में व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, बॉयल का नियम कहता है कि हमारे स्थिर ताप पर गैस के एक निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस का जो दाब होता है पी, उसके आयतन वी, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी इंटू वी बराबर हो जाएगा स्थिरांक, जहाँ पी और वी हमारे दाब और आयतन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आंसर पी वी बराबर यहाँ पर स्थिरांक, यहाँ पर कोई स्थिरांक मान सकते हो ऐसा, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 का बी यहाँ से करेक्ट है। 25, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का सी, इसका भी। 26 नंबर देखते हैं, वनाग्नि से निपटने के लिए गिराए गए गुलाबी अग्निशमक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो वनस्पति है उस पर एक सुरक्षात्मक परत बनाना और आग के प्रसार को धीमा करना और बुनियादी ढांचे की रक्षा करना। तो क्या होगा? बी यहाँ से 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं। 27 है, क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का प्राथमिक यहाँ पर वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक वैज्ञानिक उद्देश्य इसका ये बाह्य अंतरिक्ष हमारे जो वायुमंडल है उसकी उच्च ऊर्जा न्यूट्रिनो का पर पता लगाना और उसके अध्ययन का पता करना। यहाँ से इसका आंसर 27 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 28, निम्नलिखित परिघटना उनके प्राथमिक सिद्धांत के युग्मों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। 28 में यहाँ पर बोला है इंद्रधनुष निर्माण विवर्तन। ठीक है, पहला हमारा स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो इंद्रधनुष का निर्माण मुख्यतः सूर्य के प्रकाश के जल की बूंदों में अपवर्तन के कारण पर विवर्तन यहाँ पर नहीं होगा। रेगिस्तान में मरकदर्शना ये तापमान की प्रवणता के कारण यहाँ पर अपवर्तन होगा, सही है। आकाश का रंग नीला रेले प्रकीर्णन, यहाँ पर प्रकीर्णन होता है उसके कारण। तो दोनों बातें लास्ट की करेक्ट है, 2 और 3, आंसर हमारा हो जाएगा 28 का बी। 29 निम्नलिखित में से कौन सा निष्कासित ग्रह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निष्कासित ग्रह का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का सी, एक ग्रह जो किसी तारे की परिक्रमा नहीं करता है बल्कि अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करता है। सी क्या होगा यहाँ से? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग
एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करने की कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मौसम पूर्वानुमान और यहाँ पर जो वायुमंडलीय अनुसंधान है उसके मिशन के लिए किया जाता है। पहली बात क्या होगी, 30 के आंसर जो पहली बात है ये गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रणाली जो होती है मुख्य रूप से सैन्य उपयोग के लिए यहाँ पर विकसित की गई है। ठीक है, किसके लिए, सैन्य यहाँ पर उपयोग, उसके लिए यहाँ पर पूर्वानुमान मौसम के लिए नहीं, तो गलत हो गया। ये जमीन पर स्थित स्टेशनों की सूचनाएं प्राप्त करेगा और उन्हें एकीकृत करके ताकि युद्ध की जो पूर्व जानकारी यहाँ पर मिल सके, ये बात करेक्ट है। इसमें इंटरसेप्टर विमानों को निर्देशित करने की क्षमता नहीं होती है और ये केवल निष्क्रिय निगरानी उपकरण के रूप में काम करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर इसमें प्रणालियाँ विकसित होती हैं, केवल यहाँ पर निष्क्रिय रूप से नहीं बल्कि यहाँ पर इंटरसेप्टर विमानों को भी निर्देशित देने के लिए सक्रिय होगा, तो गलत हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है, सही पूछा है तो बी करेक्ट आंसर। 31 रोगजनक उससे होने वाला रोग और यहाँ पर उसके संचरण के माध्यम से निम्नलिखित में से युग्म पर विचार करना है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये बोला है क्षय रोग और वयोजनित। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा से इसका जो है ये मैच कर रहा है इसके। ठीक है, हमारा जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग का कारण बनता है जो हवा में मौजूद मध्यम कण से फैलता है। ठीक है, ये करेक्ट है। अगला क्या है, सल्मोनेला टाइफी। सल्मोनेला टाइफी जो होता है एक टाइफाइड के कारण बनता है जो हैजा का नहीं, हैजा यहाँ पर बोला गलत हो जाएगा। वुचेरेरिया बैनक्राफ्टी है ना, ये क्या है, ये फाइलेरिया का कारण बनता है लेकिन ये मच्छरों द्वारा फैलता है, यहाँ पर मल मौखिक से या मल इससे नहीं फैलता है, तो गलत हो जाएगा। आगे प्लाज्मोडियम विवैक्स डेंगू बोल रहे हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम विवैक्स हमारा होगा ये मलेरिया का कारण बनता है, डेंगू से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, मच्छर भाग है। तो हमारा सिर्फ पहला करेक्ट है, ए यहाँ से 31 का आंसर हो गया। बाकी जो गलत थे उसको आप सही वाले नोट कर लो। क्वेश्चन 32 पशुओं में ब्लू टंग रोग का कारण क्या होता है। ब्लू टंग रोग का जो कारण होगा ये हो जाएगा काटने वाले मिर्च द्वारा फैलाया जाने वाला वायरल संक्रमण। सी यहाँ से क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 32 का। ठीक है, जो हमारा देखो ब्लू टंग रोग जो हमारा होता है ये वायरस BTV इसी कारण होता है जो भेड़ बकरी मवेशी अन्य यहाँ पर जो जुगाली वाले वहाँ पे जो प्रभावित करते हैं इनसे। ठीक है, ये सीधे तौर पर पशुओं के बीच जो संक्रमण नहीं होता है बल्कि संक्रमित हमारे जो क्लूलिकोइड्स मिज होते हैं जो उड़ने वाले पक्षी कीड़े होते हैं उनके काटने से फैलता है, याद रखना है। 33 स्थिर विद्युतिकी गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होता है। कुल विद्युत फ्लक्स होगा यहाँ पर सतह के भीतर हमारे अवस्थित कुल आवेश है उसके समानुपाती होगा। बी यहाँ से आंसर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन 34 हॉल हेराल्ड प्रक्रिया का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस धातु के औद्योगिक निष्कर्षण में किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 34 का आंसर सी एल्युमिनियम के। ठीक है, 35 विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में किस क्षेत्र का कारण का उपयोग आमतौर पर टेलीविजन और अन्य घरेलू उपकरण के रिमोट कंट्रोल में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी अवरक्त किरणें। अधिकांश टीवी और रिमोट जो हमारे होते हैं कंट्रोल इंफ्रारेड किरणों और तरंगदैर्घ्य जो 700 नैनोमीटर से 1 मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये कम ऊर्जा वाली सुरक्षित और कम दूरी संचार के लिए यहाँ पर प्रभावी रिमोट में जो इंफ्रारेड होती है LED सिग्नल उससे यहाँ पर उत्सर्जित करते हैं जिसे टीवी का इंफ्रारेड रिसीवर पहचान लेता है और आमतौर पर यहाँ पर पल्स कोडेड पैटर्न को लेकर के उपयोग करके भेजता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 35 का बी। 36 है मानव मस्तिष्क में ब्लड ब्रेन बैरियर BBB का प्राथमिक कार्य क्या है। ठीक है, आंसर हो जाएगा 36 का सी ये चयनात्मक पारगम्यता, इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 पृथ्वी के निकट कक्षा में परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह की कुल यांत्रिक जो ऊर्जा कितनी होती है। ये यांत्रिक जिसकी ऊर्जा होगी ये हो जाएगी यहाँ से ऋणात्मक और स्थितिज ऊर्जा का आधा है ना, डी यहाँ से 37 का करेक्ट आंसर होगा। 38 रक्त में पदार्थ की उपस्थिति समान परिस्थितियों में से आंतरिक जमावट थक्का जमाना रोकती है क्या। आंसर होगा 38 का ऐसे ये रोकती है हेपरिन। ठीक है, हेपरिन एक हमारी प्राकृतिक थक्का रोधी है और जो एंटीथ्रोम्बिन को सक्रिय करके यहाँ पर काम करता है और एक प्रोटीन होता है जो थ्रोम्बिन के और अन्य यहाँ पर थक्के बनाने वाले कारकों को रोकता है जिससे क्या होता है रक्त वाहिका के अंदर जो अवांछित थक्का है उसको बनने से रोका जा सकता है। आंसर 38 का सी। 39 अधिक अभिक्रियाशील होने के बावजूद एल्युमिनियम लोहे की तुलना में संरक्षण से अधिक प्रभावी प्रतिरोध क्यों करता है। आंसर हो जाएगा 39 का ये क्यों करता है क्योंकि यहाँ पर जो एल्युमिनियम है एक स्थिर और सुरक्षात्मक ऑक्साइड परत बनाता है जबकि लोहा ऐसा नहीं करता है। आंसर यहाँ से क्या होगा ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ये यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। 40 नंबर किसी चालक का प्रतिरोध कब 2 गुना हो जाता है।
कब दोगुना होगा? देखो, किसी चालक का प्रतिरोध R जो होता है, जो हमारा दोगुना करने, हमारा जो प्रतिरोध उसको दोगुना करने के लिए आपको प्रतिरोध होगा उसके गुणांक 2 बढ़ाना होगा। चूंकि यहाँ पर प्रतिरोध की लंबाई समानुपाती होता है, इसकी लंबाई को दोगुना करने पर प्रतिरोध भी दोगुना हो जाता है। तो 40 का आंसर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41, हाल ही में खबरों में रही परियोजना इनरोड मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए पर शुरू की गई थी? पहले आंसर हो जाएगा 41 का यहाँ से ये शुरू की गई थी पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर के बागानों संबंधित यहाँ पर जो संरचना था उसको बढ़ावा देने के लिए। सी यहाँ से क्या होगा? 41 का करेक्ट आंसर है। 42, ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक रैमजेट और स्वचालित जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी, निर्यात के लिए बनाए गए संस्करण की अधिकतम रेंज 2900 किलोमीटर है, सॉरी 290 किलोमीटर है, ठीक है, सेकेंड बात करेक्ट है। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान और जमीन आधारित यहाँ पर प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, इसकी उड़ान गति मैक 2.8 से अधिक हो सकती है, चौथी बात भी करेक्ट है। चारों बातें सही है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। आंसर हो जाएगा 42 का डी यहाँ से करेक्ट है। 43, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल शासन में उत्कृष्टता के लिए VWSIS पुरस्कार 2025 चैंपियन अवार्ड मिला हुआ है? आंसर हो जाएगा 43 का बी, मेरी पंचायत मोबाइल एप्लीकेशन, बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 44, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संबंध में आपको विचार करना है। इसे वाणिज्यिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा लागू किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 44 की गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर यह राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा किया जाएगा। पहली बात गलत हो गई। इस मिशन के अंतर्गत भारत का पहला हरित हाइड्रोजन केंद्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा है, सेकेंड बात करेक्ट है। आंसर केवल 2 बी। 45, दीपा भरस्थी द्वारा अनुवादित भानु मुश्ताक का कौन सा लघु कहानी संग्रह 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहला कन्नड़ उपन्यास बन गया है? आंसर हो जाएगा 45 का आंसर ये हार्ट लैम्प, ठीक है। हार्ट लैम्प हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाले पहली कन्नड़ भाषा की कृति बनकर यहाँ पर भारतीय जो क्षेत्रीय साहित्य है उसको वैश्विक साहित्यिक मंच एक नई दिशा की पहचान दिलाता है। सी यहाँ से 45 का आंसर होगा। 46, पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आंसर हो जाएगा 46 का आंसर बी, गोदावरी, ठीक है। 47, किस मंत्रालय ने विश्वसनीय यात्रियों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम को भारत भर में 21 प्रमुख हवाई अड्डों को विस्तारित करेगा? आंसर हो जाएगा 47 का बी, गृह मंत्रालय द्वारा यहाँ पर विस्तारित किया गया था, ठीक है। भारत भर के 21 प्रमुख यहाँ पर हवाई अड्डे उस तक यहाँ पर विस्तारित की जाएगी। 48, हाल ही में विकसित की गई धान की किस्में DRR, धन 100, कमला और पूसा DST1 राइस के बारे में निम्नलिखित पर कौन सा कथन सही है? इसके बारे में जो हमारा कथन सही होगा ये हो जाएगा, इन्हें सूखे और लवणता के सहन करने के लिए जीनोम संपादित किया गया है, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से सी, स्टेटमेंट 48 का करेक्ट आंसर होगा। 49, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबंधन की पहली बार आयोजित क्षेत्रीय संवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है कि कौन सा गलत होगा, ठीक है। गलत स्टेटमेंट यहाँ से होगा 49 का हमारा। देखो, सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक जो हमारा गठबंधन पहली क्षेत्रीय जो वार्ता है लखनऊ में नहीं बल्कि यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ये पहली बात है, ठीक है। यहाँ पर जो लखनऊ में नहीं हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, गलत हो जाएगी। ये गलत पूछा है तो गलत आपका ए यहाँ से करेक्ट है, बाकी सब आपके बी, सी और डी सब करेक्ट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 50, भारत ने हाल ही में पर्यावरण आजीविका का संबंधी जो पहल है उसके संबंध में कौन सा यहाँ पर जो जलज कार्यक्रम उसके बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 50 का आंसर गंगा नदी के चयनित जो क्षेत्र है उसके संरक्षण और पर्यटन को जोड़ते हुए आजीविका का हब बनाना, ठीक है। जलज पहल का उद्देश्य हमारा होगा जो गंगा बेसिन क्षेत्र है उसके संरक्षण से जुड़ी जो आजीविका है उसको बढ़ावा देना, जैसे कि यहाँ पर पक्षी अवलोकन व्याख्या केंद्र, ठीक है, और यहाँ पर नौका सफारी, यह पर्यावरण जागरूकता को सतत और यहाँ पर पर्यटन के साथ जोड़ने के लिए एक परिस्थिति तंत्र की संवेदनशीलता को आजीविका को प्रोत्साहन करेगी। सी यहाँ से करेक्ट आंसर है 50 का। 51, हाल ही में समाचारों में रहे ताइवान जलडमरू मत के संबंध में विचार करना है। ये दक्षिण चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। 17वीं शताब्दी में यूरोप खोजकर्ता ने ताइवान को इल्हा फार्मोसा कहा था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। जलडमरू मत में डेविस रेखा कुछ और यहाँ पर जो चीन ताइवान दोनों आधिकारिक तौर पर सीमा के रूप में स्वीकार करते थे। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
डेविस जो हमारी रेखा है, जिसे मध्य रेखा या केंद्र रेखा के रूप में भी जाना जाता है, और ये अमेरिकी वायुसेना के जनरल जो बेंजामिन ओ डेविस थे, उनके द्वारा पर तनाव को कम करने के लिए अनौपचारिक रूप से वास्तविक सीमा के रूप में खींची गई थी। इसे चीन या ताइवान द्वारा कभी कभी यहाँ पर कानूनी मान्यता नहीं दी गई थी, जहाँ से ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 51 का आंसर 2 करेक्ट है, 1 और 2 आंसर हो जाएगा 51 का, ए यहाँ से सही है। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में जन केंद्रित विकास दृष्टिकोण के माध्यम से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन उद्देश्य P4 मॉडल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 52 का आंसर डी, आंध्र प्रदेश। 53 हाल ही में वैश्विक आर्थिक चर्चाओं में उल्लेखित प्लाजा समझौता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? जो प्लाजा समझौता है ये संबंधित है हमारा जो अग्रणी अर्थव्यवस्था उसके बीच जो हमारी विनिमय दर है, इसको समायोजित करने के लिए पर एक समन्वय प्रयास होगा। ठीक है, बी यहाँ से क्या होगा? 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अनालक्ष्य नामक स्टेल्थ तकनीकी जो है उसमें एक बड़ी सफलता की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा 54 का यहाँ से ए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर जो हमारा आईटी कानपुर है, इसने स्टेल्थ तकनीकी, गुप्तता तकनीकी में एक क्रांतिकारी प्रगति की घोषणा की, जिसे मेटा मटेरियल और सरफेस जो क्लोकिंग होता है उसके सिस्टम को लेकर यहाँ पर जो लॉन्च किया था। तो ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 हाल ही में प्रकाशित आत्मकथा दिया सलाई के लेखक कौन है? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 यहाँ से बी, कैलाश सत्यार्थी। हाल ही में यहाँ पर प्रकाशित जो कथा थी इनकी दिया सलाई के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। दिया सलाई में कैलाश सत्यार्थी के यहाँ पर जीवन और बाल शोषण के जो हमारे खिलाफ यहाँ पर जो अथक संघर्ष है उन्होंने यहाँ पर बताया था। क्वेश्चन 56 हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य की पहली खेल अकेडमी है इस और बिहार खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। ठीक है, आंसर हो जाएगा 56 का ए, नालंदा, इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर में अत्याधुनिक खेल अकादमी है उसके खेल परिसर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। 57 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा 57 का से ये नियुक्त किया गया था जय शाह को। ठीक है, बीसीसीआई ने की जो सचिव हैं जय शाह को दिसंबर 2024 में आईसीसी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया था और वे ग्रेग बार्कले के बाद यहाँ पर इस पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए और उनकी यहाँ पर नियुक्ति वैश्विक क्रिकेट प्रशासन में भारत को बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है। 58 नंबर हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू की गई गोल्ड कार्ड वीजा पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य हमारा जो उद्देश्य होगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में शुरू की गई गोल्ड कार्ड जो वीजा पहल, इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो निवेशक हैं उसके निवास मार्ग प्रदान करके वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना। 58 का बी करेक्ट है। 59 हाल ही में चर्चा में रही SUPACE नामक तकनीकी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में संबंधित है? आंसर हो जाएगा 59 का बी, ये संबंधित है कानूनी विश्लेषण और अनुवाद के लिए एआई आधारित उपकरण। बी क्या होगा? 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 60 हाल ही में वैश्विक तकनीकी विकास में देखे गए जो हम पर मजोराना वन शब्द है किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारा क्वांटम आधारित यहाँ पर जो प्रौद्योगिकी मॉडल से संबंधित है। बी यहाँ से क्या होगा? 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 61 उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का डी, मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिजोरम हाल ही में उल्लास समाज की जो प्रति जो सभी क्रिया पर आजीवन शिक्षा को समझना, ठीक है, उसके पहल के लिए यहाँ पर एक आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर होने के जो घोषित होने वाला भारतीय पहला यहाँ पर राज्य बन गया। मिजोरम ने 98.2% साक्षरता दर हासिल की है और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में 2023-24 के अनुसार शिक्षा मंत्रालय ने भी पूर्ण साक्षरता के हिसाब से 95% मानकों पर पार कर गई थी। आंसर 61 का डी। 62 हाल ही में समाचारों में चर्चा में रही रासायनिक यौगिक पैराक्वाट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो तेज असर वाला खरपतवार नियंत्रण पदार्थ, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 63 प्रोजेक्ट 39 नामक पहल मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? ठीक है, ये केंद्रित है प्रोजेक्ट 39 नाम से जाने वाली हमारी यह पहल मुख्य रूप से मृत्युदंड या व्यापक आपराधिक जो हमारे न्याय मुद्दे उससे संबंधित कानूनी सुधार पर केंद्रित है। 63 का यहाँ से करेक्ट आंसर है। 64 निम्नलिखित में से कौन सा देश ईरान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? आंसर हो जाएगा 64 का ए, ये जो साझा करता है एक तो हो जाएगा हमारा आर्मेनिया, ठीक है, दूसरा आपका तुर्कमेनिस्तान
और अफगानिस्तान और आपका पाकिस्तान, सऊदी अरब यहाँ से इसमें नहीं होगा। 64 का जो आंसर होगा हमारा ईरान के साथ जो स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। सऊदी अरब ईरान के साथ यहाँ पर स्थलीय सीमा साझा नहीं करता, तो गलत हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 3 1 2 4 5, 3 नहीं होगा, 1 2 4 5 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 64 का। 65 ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत का स्थान कौन सा था? आंसर हो जाएगा 65 का यहाँ से सी, ये चौथा स्थान था इसका। ठीक है, जो हमारा ग्लोबल फायर जो पावर इंडेक्स है 2025 में भारत का चौथा स्थान दिया गया। और ये रैंकिंग जनशक्ति उपकरण, रक्षा बजट और रसद क्षमता को जो क्षेत्रीय श्रेणी है उसकी सैन्य शक्ति को लेकर आकलन करने के लिए आधारित होते हैं। ठीक है, याद रखना है। इसमें 3 हमारे शीर्ष स्थान है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, जबकि भारत यहाँ पर चौथे स्थान पर है जो दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम से आगे है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR के बारे में निम्नलिखित को विचार करना है। यह वह व्यवस्था होता है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा रखना होता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से एकदम करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक CRR के अंतर्गत जमा की गई धनराशि ब्याज देता है, इस धनराशि पर ब्याज देगा। सेकंड बात गलत है, क्योंकि RBI द्वारा CRR के तहत रखी गई आरक्षित राशि को कोई ब्याज यहाँ पर नहीं दिया जाता है। यह राशि नियामकीय आवश्यकता के लिए RBI के पास जमा की जाती है, न कि ब्याज अर्जित करने के लिए जमा करता है। CRR में वृद्धि की ऋण की क्षमता को सीमित होती है, जो CRR में वृद्धि होती है बैंकों के ऋण देने की क्षमता सीमित होती है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। CRR को वैधानिक तरलता अनुपात SLR के अंतर्गत गिना जाता है, ये गलत, क्योंकि CRR को SLR के और दोनों अलग अलग हमारी अनिवार्यताएं होती है। CRR वह नगद हमारी आरक्षित राशि होती है जो RBI के पास रखनी होती है, जबकि यहाँ पर SLR वो होती है जो यहाँ पर जिसे बैंक तरल परिसंपत्ति के रूप में, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, सोना, है ना, ये सब के लिए रूप में रखते हैं। दोनों एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, क्योंकि CRR जो हमारी है इसके तहत रखी गई राशि SLR नहीं गिनी जाएगी, तो ये गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? पूछा है सही कौन सा है, तो केवल 1 और 3 करेक्ट है यहाँ से। क्वेश्चन 67 अर्थशास्त्र में वस्तुओं के वर्गीकरण के संबंध में आपको विचार करना है। हमारी जो सार्वजनिक वस्तुएं होती हैं वे होती हैं जिन्हें सभी लोग एक साथ उपयोग कर सकते हैं और बिना इस बात के उनकी उपलब्धता एक दूसरे से कम हो जाए, उन्हें भुगतान करने वालों के लिए यहाँ पर बाधित नहीं किया सकता है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, निजी वस्तुएं वे होती हैं जिनका उपयोग केवल भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं तक सीमित किया जा सकता है और इनका उपयोग होने की स्थिति में उपलब्धता घटती जाती है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरी बात, साझा संसाधन समिति मात्रा में उपलब्ध होते हैं लेकिन उन तक पहुंच प्रभावी रूप से प्रतिबंधित नहीं किया सकता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। चौथी बात, क्लब वस्तुएं चुनिंदा लोगों की उपलब्ध होती है लेकिन एक व्यक्ति में उपयोग दूसरे व्यक्ति को उपयोग कर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी बात करेक्ट है। चारों बातें अर्थशास्त्र में जो हमारी वस्तु के वर्गीकरण है उसके बारे में करेक्ट है। आंसर 67 को जो आंसर होगा डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 68 नंबर। यदि किसी देश का राजकोषीय घाटा 80,000 करोड़ है, गैर ऋण पूंजी प्रवृत्तियाँ 5,000 करोड़ है, ब्याज भुगतान 2,000 करोड़ है, तो उसका सकल प्रारंभिक घाटा क्या होगा, कितना होगा? आंसर हो जाएगा 68 का ए 78,000। ठीक है, प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है? प्राथमिक घाटा बराबर होता है हमारा इक्वल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज देता है। ठीक है, तब करोगे इसको तो 80,000 माइनस 20,000 आपका जाएगा, सॉरी 80,000 माइनस 2,000 करोड़। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा, अच्छा ये सब करोड़ में है, 80,000 करोड़ और यहाँ पर ये कितना था 20,000, 2,000 करोड़ था, कितना था 2,000 करोड़ है। ठीक है, 80,000 में 2,000 करोड़ माइनस करेंगे कितना जाएगा 78,000 करोड़। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा 68 का ए यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, 69 उपकर और अधिभार से संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। उपकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों पर लगाया जा सकता है और इसी कर योग्य आय पर भी लगाया जा सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरा, अधिभार केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए अप्रत्यक्ष कर पर लगाया जा सकता है। सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो भारत में अधिभार मुख्यतः प्रत्यक्ष करों या अप्रत्यक्ष करों पर नहीं लगा सकता है, प्रत्यक्ष पर लगाया जाएगा लेकिन अप्रत्यक्ष पर नहीं लगा सकते हैं, तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। 69 का आंसर केवल एक। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण मूल मुद्रा का सही ढंग से प्रभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से ये प्रभाषित करता है, ऐसी मुद्रा होती है जिसमें धातु की अंतर्निहित मूल्य उसका अंकित मूल्य के बराबर हो जाता है। डी यहाँ से क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो पूर्ण मुद्रा हमारी मूल्य उसको लेकर के सही ढंग से परिभाषित कर रहा है। 71 सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है, समितियां संबंधित विषय। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला यहाँ पर है मीरा सेठ समिति, तो हथकरघा क्षेत्र इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हथकरघा क्षेत्र। अगला महाजन समिति हो जाएगी चीनी उद्योग से। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से भूरेलाल समिति, मोटर वाहन और हनुमंतराव समिति उर्वरक। तो आंसर हमारा हो जाएगा 71 का आंसर सी। 72 निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की अवधारणा को सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा इसका 72 का आंसर ये एक आर्थिक संकेतक जब पारंपरिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के साथ प्राकृतिक संसाधनों के मूल्य ह्रास और पर्यावरणीय क्षरण उसका ध्यान रखता है। 72 का हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। 73 है भारत में ट्रेजरी बिल जारी करने के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का आंसर ये जो उत्तरदायी होगा यहाँ से ये केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक। डी नंबर स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे भारत में ट्रेजरी बिल होता है ये जारी करने की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पास होती है, इसे केंद्र सरकार की ओर से काम करता है। 74 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पुनर्गठित परिसंपत्ति की संकल्पना का सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? आंसर हो जाएगा 74 का सी वे ऋण या अग्रिम जिनकी मूल हमारी पुनर्भुगतान शर्तें उधारकर्ता जो उसकी सुविधा के लिए संशोधित किया गया हो। तो क्या होगा? 74 का सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे पुनर्गठन जो उदाहरण के लिए यहाँ पर जो ऋण की जो अवधि है उसको बढ़ाना, ब्याज दर में कम करना है ना, और किस्तों में भुगतान के स्थायी पर रोक लगाना, यहाँ पर जो मोरेटोरियम है इसको प्रदान करता है। जैसे जो आंसर हो जाएगा सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, जो परिसंपत्ति इसकी संरचना का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ये यहाँ से सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये जो प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को उद्देश्य जो हमारे उधारी के होते हैं उधारकर्ता उनको अपने दायित्व को समय पर पूरा करने की सहायता प्रदान करता है और ऋण को गैर निष्पादित जो परिसंपत्ति होती है उसको बनने से रोकता है। साथ ही बैंक के लिए यहाँ पर अधिकतम वसूली भी निश्चित करना होता है ना, याद रखना है। मैंने जितना ईजी हो सकता था उतना ईजी यहाँ पर समझाया आपको। 75 केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की परियोजना बना रहा है? आंसर हो जाएगा 75 का आंसर आपको सी 50,000 यहाँ पर जो है ये। ठीक है, 25-26 जो बजट था उसमें यहाँ पर अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में उल्लिखित यहाँ पर राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली में मुख्य रूप से किस क्षेत्र में यहाँ पर दक्षता बढ़ाता है? आंसर हो जाएगा 76 का आंसर ये औद्योगिक लाइसेंसिंग और विनियामक अनुमोदन को सरल बनाने में यहाँ पर क्या होगा इसकी दक्षता को बढ़ाएगा। 76 का बी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। 77 नंबर देखते हैं। 77 है बिहार बजट 2025-26 के अनुसार संकेतक के संबंध में विचार करना है। बिहार ने 2025-26 के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में ठीक 3% राजकोषीय घाटा अनुमानित किया है। पहली बात क्या होगी? करेक्ट है। 2024-25 के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा अनुमान मूल बजट के अनुमान से कितना से अधिक था? ठीक है, सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये संशोधित राजकोषीय अनुमान जो था उससे अधिक माना गया था, अधिक देखा गया था। ठीक है, 25-26 के लिए राजस्व जो अधिशेष है जीएसडीपी के लिए 1% से अधिक के रूप में अनुमानित किया गया था। ये हमारा गलत होगा क्योंकि यहाँ पर 25-26 में जो राजस्व अधिशेष था वास्तव में जीडीपी का 0.8% अनुमानित था, जो 1% से भी अधिक नहीं है। गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, सही पूछा तो ए। 78 पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण जो है उसके बारे में विचार करना। इसे 2003 में एक अस्थायी निकाय के रूप में सरकार के संकल्प द्वारा स्थापित किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात करेक्ट है। दूसरा, वह अधिनियम जो हमारी जो पेफरडा है ना, मतलब केंद्रीय जो हमारी नियामक प्राधिकरण विकास इसको लेकर के जिसे इस प्राधिकरण को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था और संसद द्वारा 2013 में पारित किया गया था। सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें हमारी पेंशन निधि नियामक के बारे में एकदम सही है। आंसर क्या हो जाएगा? 78 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, सही पूछा है। 79 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के सटीक वर्णन दर्शाता है? आंसर हो जाएगा 79 का आंसर ये भारत के व्यापार संरचना को दर्शाने वाली एक व्यापार भारित मुद्रा के टोकरी के रूप में आधार गणना की जाती है। यहाँ से क्या होगा? ए यहाँ से 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से देखो यहाँ पर टेस्ट नंबर 19 था, फुल लेंथ टेस्ट 5वां, इसका मैंने 79 क्वेश्चन आपको करा दिया। जो टॉपिक इसमें आए वो टॉपिक आपको क्या करना है, वो टॉपिक अगर आपको कुछ डाउट थे इनमें
तो जाके अपने बुक्स या फिर जो आपके पास मटेरियल उससे आपको डीप से पहले ये टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो भी आप करोगे उस प्रोसेस आपको करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने यहाँ पर टेस्ट देखा फिर दूसरा टेस्ट स्टार्ट कर दिया, तीसरा नहीं। इस टेस्ट को पहले अच्छे से यहाँ पर क्वेश्चन एनालाइज करो कि क्वेश्चन हमने देखे थे। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि जितने में टेस्ट कराऊंगा A4 पेपर आपको लेके बैठना है। A4 पेपर लेके बैठना है, जो पॉइंट नहीं आता वहाँ पॉइंट लिखो और वो पॉइंट आपको अपने स्टैटिक जो सिलेबस है उसके हिसाब से अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इतना बताना था। इससे अच्छे से करते रहो और पेपर आपका यहाँ से क्वालिफाई होगा, ठीक है। अच्छे से मेहनत करोगे तो यहाँ से जो एक चीज़ें रहेंगी कवर करोगे, लिखोगे तो यहाँ से जरूर क्वालिफाई होगा पेपर, ठीक है। मेहनत अच्छे से करना है आपको, राइट। बाकी मैं आपसे जितना होगा मैं आपको यहाँ से कवर कराता रहूँ। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। देखो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप बीपीएससी देने के बाद कोई एग्जाम दोगे नहीं। बीपीएससी नहीं जैसे आप शायद आप यूपीपीसीएस दोगे, है ना, या यूपीएससी भी दोगे, तो यूपीएससी के लिए भी मैं मेंटरशिप स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम फ्री रहेगा, ठीक है। तो वहाँ से जुड़ जाओ, वहाँ पर भी आपको कुछ अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।